जीवन मुझे एक सी बेचैनी फील हो रही है। अर्नव यहाँ पर क्यों आए? क्या उनको अकेले यहाँ पर आना चाहिए था? आन्या अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े हुए जीवन से कह रही थी। भाभी, मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन जब उसने मेरी बात नहीं सुनी तब मैंने उसके कपड़ों पर जीपीएस सेट कर दिया था ताकि उसके हर मूवमेंट का मुझे पता चले। जीवन उसे समझाते हुए कह रहा था, लेकिन उसे भी फिक्र हो रही थी। दरअसल आन्या को बेहद घबराहट हो रही थी, लेकिन जब जीवन अकेले घर पर आया तब वो बेचैन होकर जीवन के पास आई और उसे अर्नव के पास ले जाने की जिद करने लगी। जीवन उसकी जिंदगी आगे हार गया और उसे लेकर अन्य के अपार्टमेंट पर आ गया। दोनों ही जब उसके अपार्टमेंट के मेन डोर के पास खड़े थे, जीवन ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रख तो दरवाजा खुल गया। आन्या और जीवन में एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। जीवन फिर अपनी गर्दन हिलता है और दोनों अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर आए तो अंदर कोई भी नहीं था। भाभी, आप इस तरफ जाइए, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। जीवन की बात सुनकर आन्या अपनी गर्दन हिला देती है। जीवन वहां से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला गया और आन्या वहां चली गई जहां पर अनायरा का रूम था। उसे नहीं पता था कि अर्नव यहाँ है या नहीं, लेकिन अपार्टमेंट की खामोशी देखकर उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। जरा सी आहट पर भी वो डर जाती, घबरा जाती है। आन्या जब रूम की दहलीज पर पहुंची तो अचानक उसका पैर अर्नव की शर्ट के ऊपर पड़ता है। उसने अपनी नजरें नीचे की। अर्नव के शर्ट को अपने पैरों के नीचे देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। ये शर्ट तो अर्नव की है, आन्या अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है। वो अंदर झांकती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें पत्थर की तरह एकटक बेड को देखने लगती है। अर्नव, वो हैरान होकर बोली। वो जरा भी हिल नहीं पाई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। अर्नव और अनायरा बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अर्नव गहरी नींद में सो रहा था और अनायरा भी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। आन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था उसका दिमाग ब्लैक हो गया है। वो अपने सामने दिख रही चीजों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि अर्नव बेहोश है। भाभी, मैंने ऊपर देख लिया, वहां पर कोई भी नहीं है। क्या आपको अर्नव दिखाई दिया? कहाँ चले गए ये लोग? जीपीएस में तो लोकेशन यही की बता रहा है। जीवन ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आन्या ने कोई भी मूवमेंट नहीं की। तब जीवन उसकी नजरों का पीछा करते हुए अंदर की तरफ झांकता है और जब उसने अंदर का नजारा देखा तो उसके भी होश उड़ गए। अर्नव, वो भी बिल्कुल हैरान होकर कहता है। आन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो वही खड़ी थी, जबकि जीवन अर्नव को देख रहा था। यह क्या किया तुमने अर्नव? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जीवन अपने आप से ये सब कहता है, फिर उसने अपने कदम रूम के अंदर बढ़ा दिए। अर्नव, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? उठो। जीवन उसके पास आकर उसे हिलाते हुए बोला। वही अर्नव जो बेहोश था, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, जबकि अनायरा उसकी आवाज सुनकर उठकर खड़ी हो गई और अनायरा ने अपने आप को ब्लैंकेट में छुपाते हुए हैं जीवन से कहा, तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? आन्या चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। उसने रूम के अंदर एंटर नहीं किया था। जीवन उसे गुस्सा से चलती हुई निगाहों से देखते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे बात नहीं की है। तुम जा रहे हो यहाँ से या फिर मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालो, ये हमारा प्राइवेट टाइम है। तभी अनायरा की नजर दरवाजे पर खड़ी आन्या पर पड़ जाती है। आन्या को देखकर उसने अपना मुंह गोल करते हुए कहा, औरत तो तुम भी हो यहाँ पर, चलो इसे लेकर जाओ यहाँ से। अर्नव अभी मेरे साथ वक्त हो जाना चाहता है, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। आन्या ने उसकी बात सुनी तो कसकर अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में दबा लिया।
अपने पति को किसी और औरत के करीब देखकर आन्या कैसा महसूस कर रही थी वो बता नहीं सकती थी, मगर उसका दिल जोर जोर से चीख रहा था। तुम अपनी बकवास बंद कर रही हो या फिर? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। अर्नव ने मुझे कहा था कि उसे आज रात मेरे साथ बितानी है और अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो कल सुबह उससे पूछना, लेकिन आज मुझे परेशान मत करो। अनार इतना कहते हुए जानबूझकर उसके चेहरे को चूम लेती है। आन्या जब ये सुनती है तो वो न चाहते हुए भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो कहाँ जानती थी कि अनार यह सब जानबूझकर कर रही है, ये सब अन्य को दिखाने के लिए कर रही है। जीवन को अनायरा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वही रखा हुआ पानी का जग उठाकर अर्नव के चेहरे पर पूरा पानी डाल दिया और नौ जो बेहोश था पानी गिरते ही होश में आता है। अर्नव अपनी आंखें खोलता है और यहाँ वहाँ देखा है। अपने पास में खड़े जीवन को देखकर वो अपने आप को संभालते हुए बैठ जाता है। जीवन भी उसे ही भूल रहा था और अनायरा दरवाजे की तरफ देख रही थी जहाँ से आन्या जा चुकी थी। हालांकि अर्नव जो अभी तक पूरी तरह होश में नहीं था, उसके ऊपर दवाइयां का असर था। अर्नव तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीवन में उसकी तरफ देखा और उन्होंने अपना सिर पकते हुए अपनी नज़र में आकर देखा तो अनायरा को ऐसी हालत में देखकर वो पूरी तरीके से हैरान था। उसने अनायरा को धक्का मारते हुए अपने आप से दूर किया। तुम जहाँ क्या कर रही हो? अर्नव बेबी, अनायरा इतना कहते हुए उसके पास आती है, लेकिन अर्नव उसे दूर करता है। अर्नव के हाथों में अभी इतनी ताकत नहीं थी क्योंकि उसके ऊपर दवाइयां का असर था और उसके हाथ पैर लड़खड़ा रहे थे। वो वापस बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जीवन समझ गया था कि अनायरा ने उसे दवाइयां का डोज दिया है। वो अनायरा पर हाथ तो नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उसकी यह हरकत देखकर उसने एक जोरदार थप्पड़ अनायरा के गाल पर मार दिया। अनायरा अपने आप को संभाल नहीं पाए और बेड से उसका सिर टकरा जाता है। वो अपने माथे को हाथ लगती है तो उसकी उंगलियों पर खून लग गया था। जीवन को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, उसने अनार के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम इतना गिर जाओगी यह मैंने सोचा नहीं था। अर्नव के साथ तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अनायरा कहानी जारी है। जीवन मुझे एक सी बेचैनी फील हो रही है। अर्नव यहाँ पर क्यों आए? क्या उनको अकेले यहाँ पर आना चाहिए था? आन्या अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़े हुए जीवन से कह रही थी। भाभी, मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन जब उसने मेरी बात नहीं सुनी तब मैंने उसके कपड़ों पर जीपीएस सेट कर दिया था ताकि उसके हर मूवमेंट का मुझे पता चले। जीवन उसे समझाते हुए कह रहा था, लेकिन उसे भी फिक्र हो रही थी। दरअसल आन्या को बेहद घबराहट हो रही थी, लेकिन जब जीवन अकेले घर पर आया तब वो बेचैन होकर जीवन के पास आई और उसे अर्नव के पास ले जाने की जिद करने लगी। जीवन उसकी जिंदगी आगे हार गया और उसे लेकर अन्य के अपार्टमेंट पर आ गया। दोनों ही जब उसके अपार्टमेंट के मेन डोर के पास खड़े थे, जीवन ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रख तो दरवाजा खुल गया। आन्या और जीवन में एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। जीवन फिर अपनी गर्दन हिलता है और दोनों अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही दोनों अंदर आए तो अंदर कोई भी नहीं था। भाभी, आप इस तरफ जाइए, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। जीवन की बात सुनकर आन्या अपनी गर्दन हिला देती है। जीवन वहां से सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला गया और आन्या वहां चली गई जहां पर अनायरा का रूम था। उसे नहीं पता था कि अर्नव यहाँ है या नहीं, लेकिन अपार्टमेंट की खामोशी देखकर उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। जरा सी आहट पर भी वो डर जाती, घबरा जाती है। आन्या जब रूम की दहलीज पर पहुंची तो अचानक उसका पैर अर्नव की शर्ट के ऊपर पड़ता है। उसने अपनी नजरें नीचे की। अर्नव के शर्ट को अपने पैरों के नीचे देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। ये शर्ट तो अर्नव की है, आन्या अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहती है।
वो अंदर झांकती है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें पत्थर की तरह एकटक बेड को देखने लगती है। अर्नव वो हैरान होकर बोली। वो जरा भी हिल नहीं पाई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। अर्नव और अनायरा बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अर्नव गहरी नींद में सो रहा था और अनायरा भी अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। आन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था उसका दिमाग ब्लैक हो गया है। वो अपने सामने दिख रही चीजों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि अर्नव बेहोश है। भाभी, मैंने ऊपर देख लिया, वहां पर कोई भी नहीं है। क्या आपको अर्नव दिखाई दिया? कहाँ चले गए ये लोग? जीपीएस में तो लोकेशन यही की बता रहा है। जीवन ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आन्या ने कोई भी मूवमेंट नहीं की। तब जीवन उसकी नजरों का पीछा करते हुए अंदर की तरफ झांकता है और जब उसने अंदर का नजारा देखा तो उसके भी होश उड़ गए। अर्नव वो भी बिल्कुल हैरान होकर कहता है। आन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो वही खड़ी थी, जबकि जीवन अर्नव को देख रहा था। यह क्या किया तुमने अर्नव? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जीवन अपने आप से ये सब कहता है। फिर उसने अपने कदम रूम के अंदर बढ़ा दिए। अर्नव, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? उठो। जीवन उसके पास आकर उसे हिलाते हुए बोला। वही अर्नव जो बेहोश था, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, जबकि अनायरा उसकी आवाज सुनकर उठकर खड़ी हो गई और अनायरा ने अपने आप को ब्लैंकेट में छुपाते हुए हैं जीवन से कहा, तुम मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? आन्या चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। उसने रूम के अंदर एंटर नहीं किया था। जीवन उसे गुस्सा से चलती हुई निगाहों से देखते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे बात नहीं की है। तुम जा रहे हो यहाँ से या फिर मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालो, ये हमारा प्राइवेट टाइम है। तभी अनायरा की नजर दरवाजे पर खड़ी आन्या पर पड़ जाती है। आन्या को देखकर उसने अपना मुंह गोल करते हुए कहा, औरत तो तुम भी हो यहाँ पर, चलो इसे लेकर जाओ यहाँ से। अर्नव अभी मेरे साथ वक्त हो जाना चाहता है, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। आन्या ने उसकी बात सुनी तो कसकर अपनी साड़ी को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। अपने पति को किसी और औरत के करीब देखकर आन्या कैसा महसूस कर रही थी वो बता नहीं सकती थी, मगर उसका दिल जोर जोर से चीख रहा था। तुम अपनी बकवास बंद कर रही हो या फिर? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। अर्नव ने मुझे कहा था कि उसे आज रात मेरे साथ बितानी है, और अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो कल सुबह उससे पूछना, लेकिन आज मुझे परेशान मत करो। अनार इतना कहते हुए जानबूझकर उसके चेहरे को चूम लेती है। आन्या जब ये सुनती है तो वो न चाहते हुए भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो कहाँ जानती थी कि अनार यह सब जानबूझकर कर रही है, ये सब अन्य को दिखाने के लिए कर रही है। जीवन को अनायरा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने वही रखा हुआ पानी का जग उठाकर अर्नव के चेहरे पर पूरा पानी डाल दिया और नौ जो बेहोश था, पानी गिरते ही होश में आता है। अर्नव अपनी आंखें खोलता है और यहाँ वहाँ देखा है। अपने पास में खड़े जीवन को देखकर वो अपने आप को संभालते हुए बैठ जाता है। जीवन भी उसे ही भूल रहा था और अनायरा दरवाजे की तरफ देख रही थी जहाँ से आन्या जा चुकी थी। हालांकि अर्नव जो अभी तक पूरी तरह होश में नहीं था, उसके ऊपर दवाइयाँ का असर था। अर्नव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीवन में उसकी तरफ देखा और उन्होंने अपना सिर पकते हुए अपनी नज़र में आकर देखा तो अनायरा को ऐसी हालत में देखकर वो पूरी तरीके से हैरान था। उसने अनायरा को धक्का मारते हुए अपने आप से दूर किया। तुम जहाँ क्या कर रही हो? अर्नव बेबी, अनायरा इतना कहते हुए उसके पास आती है, लेकिन अर्नव उसे दूर करता है। अर्नव के हाथों में अभी इतनी ताकत नहीं थी क्योंकि उसके ऊपर दवाइयाँ का असर था और उसके हाथ पैर लड़खड़ा रहे थे। वो वापस बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जीवन समझ गया था कि अनायरा ने उसे दवाइयाँ का डोज दिया है।
वो अनायरा पर हाथ तो नहीं उठाना चाहता था, लेकिन उसकी यह हरकत देखकर उसने एक जोरदार थप्पड़ अनायरा के गाल पर मार दिया। अनायरा अपने आप को संभाल नहीं पाए और बैग से उसका सिर टकरा जाता है। वो अपने माथे को हाथ लगती है तो उसकी उंगलियों पर खून लग गया था। जीवन को जरा भी फर्क नहीं पड़ा, उसने अनार के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम इतना गिर जाओगी यह मैंने सोचा नहीं था। अर्नव के साथ तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था अनायरा। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। जीवन अर्नव को लेकर कार में लेटाता है। वो आन्या को कॉल करता है, लेकिन आन्या उसका कॉल रिसीव वही करती। आन्या अपार्टमेंट में भी कहीं नहीं थी। जीवन ये सब देखकर बेहद डर जाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आन्या की उसे बेहद फिक्र हो रही थी। वही अनायरा जो रूम से बाहर निकलकर बालकनी से झांकते हुए नीचे देख रही थी, जीवन को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अर्नव को भले ही मैं अपना नहीं बना पाए, लेकिन उसकी मोहब्बत को मैंने उससे जुदा कर दिया। जीवन को आन्या की फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने राघव को आन्या की खोज करने के लिए बोल दिया था। वही खुद जीवन अर्नव को लेकर घर आ गया था। राघव अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर आन्या को खोजने लगता है। यहाँ तक कि राघव ने अपने कुछ ऑफिसर्स को अनायरा के अपार्टमेंट के आसपास तैनात कर दिया था। जीवन ने राघव को अनायरा के बारे में सब कुछ बता दिया था। जीवन जब अर्नव को लेकर घर आता है तो उसकी ऐसी हालत देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि आखिर अर्नव को क्या हुआ है। जीवन अर्नव को क्या हुआ है, ये बेहोश क्यों है? मॉम सब बताता हूँ, पर अभी मैं भाभी को ढूंढने जा रहा हूँ। कौशल्या जी और आजीविका जीवन की बात सुन हैरान हो जाते हैं। पंकज जी तो इस वक्त सो चुके थे। आन्या, वो कहा है? तुम उसे अपने साथ लेकर गए थे ना जीवन? आजीविका ने सवाल करते हुए कहा। जीवन ने कौशल्या जी और आजीविका से कहा, आप दोनों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी आप प्लीज आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, और अगर भाभी का कोई कॉल आता है तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। जीवन वहां से चला गया। आजीविका और कौशल्या जी हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। जीवन कार लेकर मुंबई की सड़कों पर आन्या की तलाश कर रहा था। वही राघव ने भी अपने ऑफिसर्स को मुंबई के कोने कोने में आन्या को ढूंढने का जिम्मा दे दिया था। लेकिन आन्या तो इन सभी से दूर रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी, जहां उसके जैसे ही काफी लोग थे, जो अपनी अपनी दुनिया से भाग रहे थे और कुछ अपनी दुनिया और अपने परिवार की तरफ भाग रहे थे। खैर कौन किसके पीछे भाग रहा था, ये तो सबकी अपनी कहानी है। हम भी तो ऐसे ही है, कहीं किसी चीज से हमारा दिल टूट जाता है या फिर कोई बात हमें सताती है तो हम उससे भागने लगते हैं। आन्या वही बेंच पर बैठकर अभी जो कुछ भी उसने देखा था वही सब सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सामने खड़ी ट्रेन को देख रही थी। एक तरफ अनाउंसमेंट हो रहा था, लोगों की भीड़ ट्रेन को घेरे हुए थी। वही स्टेशन पर भी बेहद भीड़ थी। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दिन का वक्त है। आन्या को यूं लग रहा था जैसे उसके दिल के किसी ने 1000 टुकड़े कर दिए हैं और उसके जिस्म में न जाने कितने ही कांटे चुभा दिए गए हैं। उसका पूरा जिस्म छलनी हो चुका था। आंखों भी इतने आंसू बह गए कि अब आंखें सिर्फ नम हो रही थी, मगर आंसू नहीं गिर रहे थे। क्यों अर्नव, क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? क्या मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं की? आपने तो कहा था आप कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, तो फिर ये सब क्यों किया आपने अर्नव? अनन्या का दिल जोरों से चीख रहा था। वो यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर उसने जो कुछ देखा और जो कुछ उसने सुना उसे झूठलाना उसके बस में हुआ ही नहीं था। तभी एक औरत उसके पास आकर बैठ गई।
औरत के बाल सफेद थे और उसने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो अपना बैग वही बेंच के पास रखते हुए आन्या की तरफ देखती है। आन्या की आंखों में जमा पानी देखकर औरत बोलती है, अक्सर अपने ही धोखा देते हैं, लेकिन हर अपना धोखेबाज नहीं होता। रात के इस वक्त अकेली यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? आन्या ने औरत की तरफ देखा और कुछ जवाब नहीं दिया। तो वो औरत बोली, पति से झगड़ा हुआ है क्या बेटा? आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तो औरत बोली, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे गलत मत समझो। एक बार उससे बात करो, क्या पता जो तुम सोच रही हो वो सच ना हो। आन्या उस औरत को हैरान नजरों से देखने लगती है। वो औरत की बातों को समझ नहीं पा रही थी। नहीं, बात करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मेरे पास ना तो कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही कुछ सुनने के लिए। वो औरत मुस्कुरा देती है। वो आन्या को देखकर बोली, अगर तुम्हारे पास सुनने के लिए कुछ नहीं होता तो तुम अपने दिमाग में सुन नहीं रही होती। तुम खुद से राय बना रही हो, मगर जिससे बात करनी चाहिए उसे छोड़कर आ गई। छोड़कर तो मैं जाऊंगी। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ उससे। मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना अब। वो औरत आन्या को देखती है, फिर उसके आंसुओं को देखकर बोली, रिश्ता नहीं रखना होता तो उसके लिए आंसू नहीं बहाती। तुम उसके लिए ही बनी हो। जाओ उसके पास, जाकर उससे सवाल का जवाब मांगो, क्यों किया उसने ऐसा। आन्या उस औरत के चेहरे को गौर से देखने लगती है। फिर सामने ट्रेन की तरफ देखने लगती है। ट्रेन अपने नियमित समय से 10 मिनट की देरी पर रवाना होगी। आन्या के कानों में अनाउंसमेंट की आवाज गूंज रही थी। जीवन अर्नव को लेकर कार में लेटाता है। वो आन्या को कॉल करता है, लेकिन आन्या उसका कॉल रिसीव वही करती। आन्या अपार्टमेंट में भी कहीं नहीं थी। जीवन ये सब देखकर बेहद डर जाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आन्या की उसे बेहद फिक्र हो रही थी। वही अनायरा जो रूम से बाहर निकलकर बालकनी से झांकते हुए नीचे देख रही थी, जीवन को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अर्नव को भले ही मैं अपना नहीं बना पाए, लेकिन उसकी मोहब्बत को मैंने उससे जुदा कर दिया। जीवन को आन्या की फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने राघव को आन्या की खोज करने के लिए बोल दिया था। वही खुद जीवन अर्नव को लेकर घर आ गया था। राघव अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर आन्या को खोजने लगता है। यहाँ तक कि राघव ने अपने कुछ ऑफिसर्स को अनायरा के अपार्टमेंट के आसपास तैनात कर दिया था। जीवन ने राघव को अनायरा के बारे में सब कुछ बता दिया था। जीवन जब अर्नव को लेकर घर आता है, तो उसकी ऐसी हालत देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि आखिर अर्नव को क्या हुआ है। जीवन अर्नव को क्या हुआ है, ये बेहोश क्यों है? मॉम सब बताता हूँ, पर अभी मैं भाभी को ढूंढने जा रहा हूँ। कौशल्या जी और आजीविका जीवन की बात सुन हैरान हो जाते हैं। पंकज जी तो इस वक्त सो चुके थे। आन्या, वो कहा है? तुम उसे अपने साथ लेकर गए थे ना जीवन? आजीविका ने सवाल करते हुए कहा। जीवन ने कौशल्या जी और आजीविका से कहा, आप दोनों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी आप प्लीज आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, और अगर भाभी का कोई कॉल आता है तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। जीवन वहां से चला गया। आजीविका और कौशल्या जी हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। जीवन कार लेकर मुंबई की सड़कों पर आन्या की तलाश कर रहा था। वही राघव ने भी अपने ऑफिसर्स को मुंबई के कोने कोने में आन्या को ढूंढने का जिम्मा दे दिया था। लेकिन आन्या तो इन सभी से दूर रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी, जहां उसके जैसे ही काफी लोग थे, जो अपनी अपनी दुनिया से भाग रहे थे और कुछ अपनी दुनिया और अपने परिवार की तरफ भाग रहे थे। खैर, कौन किसके पीछे भाग रहा था, ये तो सबकी अपनी कहानी है। हम भी तो ऐसे ही है, कहीं किसी चीज से हमारा दिल टूट जाता है या फिर कोई बात हमें सताती है तो हम उससे भागने लगते हैं।
आन्या वही बेंच पर बैठकर अभी जो कुछ भी उसने देखा था वही सब सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सामने खड़ी ट्रेन को देख रही थी। एक तरफ अनाउंसमेंट हो रहा था, लोगों की भीड़ ट्रेन को घेरे हुए थी। वही स्टेशन पर भी बेहद भीड़ थी। रात के 1 बज रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दिन का वक्त है। आन्या को यूं लग रहा था जैसे उसके दिल के किसी ने 1000 टुकड़े कर दिए हैं और उसके जिस्म में न जाने कितने ही कांटे चुभा दिए गए हैं। उसका पूरा जिस्म छलनी हो चुका था। आंखों भी इतने आंसू बह गए कि अब आंखें सिर्फ नम हो रही थी मगर आंसू नहीं गिर रहे थे। क्यों अर्नव, क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? क्या मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं की? आपने तो कहा था आप कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, तो फिर ये सब क्यों किया आपने अर्नव? अनन्या का दिल जोरों से चीख रहा था। वो यकीन नहीं करना चाहती थी मगर उसने जो कुछ देखा और जो कुछ उसने सुना उसे झूठलाना उसके बस में हुआई नहीं था। तभी एक औरत उसके पास आकर बैठ गई। औरत के बाल सफेद थे और उसने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो अपना बैग वही बेंच के पास रखते हुए आन्या की तरफ देखती है। आन्या की आंखों में जमा पानी देखकर औरत बोलती है, अक्सर अपने ही धोखा देते हैं, लेकिन हर अपना धोखेबाज नहीं होता। रात के इस वक्त अकेली यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? आन्या ने औरत की तरफ देखा और कुछ जवाब नहीं दिया। तो वो औरत बोली, पति से झगड़ा हुआ है क्या बेटा? आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तो औरत बोली, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे गलत मत समझो। एक बार उससे बात करो, क्या पता जो तुम सोच रही हो वो सच ना हो। आन्या उस औरत को हैरान नजरों से देखने लगती है। वो औरत की बातों को समझ नहीं पा रही थी। नहीं, बात करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मेरे पास ना तो कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही कुछ सुनने के लिए। वो औरत मुस्कुरा देती है। वो आन्या को देखकर बोली, अगर तुम्हारे पास सुनने के लिए कुछ नहीं होता तो तुम अपने दिमाग में सुन नहीं रही होती। तुम खुद से राय बना रही हो मगर जिससे बात करनी चाहिए उसे छोड़कर आ गई। छोड़कर तो मैं जाऊंगी। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ उससे, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना अब। वो औरत आन्या को देखती है फिर उसके आंसुओं को देखकर बोली, रिश्ता नहीं रखना होता तो उसके लिए आंसू नहीं बहाती। तुम उसके लिए ही बनी हो। जाओ उसके पास, जाकर उससे सवाल का जवाब मांगो, क्यों किया उसने ऐसा? आन्या उस औरत के चेहरे को गौर से देखने लगती है। फिर सामने ट्रेन की तरफ देखने लगती है। ट्रेन अपने नियमित समय से 10 मिनट की देरी पर रवाना होगी। आन्या के कानों में अनाउंसमेंट की आवाज गूंज रही थी। जीवन अर्नव को लेकर कार में लेटाता है। वो आन्या को कॉल करता है लेकिन आन्या उसका कॉल रिसीव वही करती। आन्या अपार्टमेंट में भी कहीं नहीं थी। जीवन ये सब देखकर बेहद डर जाता है। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आन्या की उसे बेहद फिक्र हो रही थी। वही अनायरा जो रूम से बाहर निकलकर बालकनी से झांकते हुए नीचे देख रही थी, जीवन को देखकर मुस्कुराहट आ जाती है। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अर्नव को भले ही मैं अपना नहीं बना पाए लेकिन उसकी मोहब्बत को मैंने उससे जुदा कर दिया। जीवन को आन्या की फिक्र हो रही थी इसलिए उसने राघव को आन्या की खोज करने के लिए बोल दिया था। वही खुद जीवन अर्नव को लेकर घर आ गया था। राघव अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर आन्या को खोजने लगता है। यहाँ तक कि राघव ने अपने कुछ ऑफिसर्स को अनायरा के अपार्टमेंट के आसपास तैनात कर दिया था। जीवन ने राघव को अनायरा के बारे में सब कुछ बता दिया था। जीवन जब अर्नव को लेकर घर आता है तो उसकी ऐसी हालत देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं पता था कि आखिर अर्नव को क्या हुआ है। जीवन अर्नव को क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों है? मॉम सब बताता हूँ पर अभी मैं भाभी को ढूंढने जा रहा हूँ।
कौशल्या जी और आजीविका जीवन की बात सुन हैरान हो जाते हैं। पंकज जी तो इस वक्त सो चुके थे। आन्या, वो कहा है, तुम उसे अपने साथ लेकर गए थे ना जीवन? आजीविका ने सवाल करते हुए कहा। जीवन ने कौशल्या जी और आजीविका से कहा, आप दोनों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगा। अभी आप प्लीज आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा और अगर भाभी का कोई कॉल आता है तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। जीवन वहां से चला गया। आजीविका और कौशल्या जी हैरान थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। जीवन कार लेकर मुंबई की सड़कों पर आन्या की तलाश कर रहा था। वहीं राघव ने भी अपने ऑफिसर्स को मुंबई के कोने कोने में आन्या को ढूंढने का जिम्मा दे दिया था। लेकिन आन्या तो इन सभी से दूर रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी, जहां उसके जैसे ही काफी लोग थे, जो अपनी अपनी दुनिया से भाग रहे थे और कुछ अपनी दुनिया और अपने परिवार की तरफ भाग रहे थे। खैर कौन किसके पीछे भाग रहा था ये तो सबकी अपनी कहानी है। हम भी तो ऐसे ही है, कहीं किसी चीज से हमारा दिल टूट जाता है या फिर कोई बात हमें सताती है तो हम उससे भागने लगते हैं। आन्या वही बेंच पर बैठकर अभी जो कुछ भी उसने देखा था वही सब सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सामने खड़ी ट्रेन को देख रही थी। एक तरफ अनाउंसमेंट हो रहा था, लोगों की भीड़ ट्रेन को घेरे हुए थी। वही स्टेशन पर भी बेहद भीड़ थी। रात के 1 बज रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दिन का वक्त है। आन्या को यूं लग रहा था जैसे उसके दिल के किसी ने 1000 टुकड़े कर दिए हैं और उसके जिस्म में न जाने कितने ही कांटे चुभा दिए गए हैं। उसका पूरा जिस्म छलनी हो चुका था। आंखों भी इतने आंसू बह गए कि अब आंखें सिर्फ नम हो रही थी मगर आंसू नहीं गिर रहे थे। क्यों अर्नव, क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? क्या मैंने आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं की? आपने तो कहा था आप कभी मुझे धोखा नहीं दोगे, तो फिर ये सब क्यों किया आपने अर्नव? अनन्या का दिल जोरों से चीख रहा था। वो यकीन नहीं करना चाहती थी मगर उसने जो कुछ देखा और जो कुछ उसने सुना उसे झूठलाना उसके बस में हुआ नहीं था। तभी एक औरत उसके पास आकर बैठ गई। औरत के बाल सफेद थे और उसने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो अपना बैग वही बेंच के पास रखते हुए आन्या की तरफ देखती है। आन्या की आंखों में जमा पानी देखकर औरत बोलती है, अक्सर अपने ही धोखा देते हैं, लेकिन हर अपना धोखेबाज नहीं होता। रात के इस वक्त अकेली यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? आन्या ने औरत की तरफ देखा और कुछ जवाब नहीं दिया। तो वो औरत बोली, पति से झगड़ा हुआ है क्या बेटा? आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तो औरत बोली, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे गलत मत समझो। एक बार उससे बात करो, क्या पता जो तुम सोच रही हो वो सच ना हो। आन्या उस औरत को हैरान नजरों से देखने लगती है। वो औरत की बातों को समझ नहीं पा रही थी। नहीं, बात करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मेरे पास ना तो कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही कुछ सुनने के लिए। वो औरत मुस्कुरा देती है। वो आन्या को देखकर बोली, अगर तुम्हारे पास सुनने के लिए कुछ नहीं होता तो तुम अपने दिमाग में सुन नहीं रही होती। तुम खुद से राय बना रही हो मगर जिससे बात करनी चाहिए उसे छोड़कर आ गई। छोड़कर तो मैं जाऊंगी, मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ उससे, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना अब। वो औरत आन्या को देखती है, फिर उसके आंसुओं को देखकर बोली, रिश्ता नहीं रखना होता तो उसके लिए आंसू नहीं बहाती? तुम उसके लिए ही बनी हो। जाओ उसके पास, जाकर उससे सवाल का जवाब मांगो, क्यों किया उसने ऐसा? आन्या उस औरत के चेहरे को गौर से देखने लगती है। फिर सामने ट्रेन की तरफ देखने लगती है। ट्रेन अपने नियमित समय से 10 मिनट की देरी पर रवाना होगी। आन्या के कानों में अनाउंसमेंट की आवाज गूंज रही थी। अभी तक आपने पढ़ा? आन्या को यूं लग रहा था जैसे उसके दिल के किसी ने 1000 टुकड़े कर दिए हैं और उसके जिस्म में न जाने कितने ही कांटे चुभा दिए गए हैं।
उसका पूरा जिस्म छलनी हो चुका था। आंखों भी इतने आंसू बह गए कि अब आंखें सिर्फ नम हो रही थी मगर आंसू नहीं गिर रहे थे। अनन्या का दिल जोरों से चीख रहा था। वो यकीन नहीं करना चाहती थी मगर उसने जो कुछ देखा और जो कुछ उसने सुना उसे झूठलाना उसके बस में हुआ नहीं था। तभी एक औरत उसके पास आकर बैठ गई। औरत के बाल सफेद थे और उसने गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो अपना बैग वही बेंच के पास रखते हुए आन्या की तरफ देखती है। आन्या की आंखों में जमा पानी देखकर औरत बोलती है, अक्सर अपने ही धोखा देते हैं, लेकिन हर अपना धोखेबाज नहीं होता। रात के इस वक्त अकेली यहाँ क्यों बैठी हो बेटा? आन्या ने औरत की तरफ देखा और कुछ जवाब नहीं दिया। तो वो औरत बोली, पति से झगड़ा हुआ है क्या बेटा? आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तो औरत बोली, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे गलत मत समझो। एक बार उससे बात करो, क्या पता जो तुम सोच रही हो वो सच ना हो। आन्या उस औरत को हैरान नजरों से देखने लगती है। वो औरत की बातों को समझ नहीं पा रही थी। नहीं, बात करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। मेरे पास ना तो कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही कुछ सुनने के लिए। वो औरत मुस्कुरा देती है। वो आन्या को देखकर बोली, अगर तुम्हारे पास सुनने के लिए कुछ नहीं होता तो तुम अपने दिमाग में सुन नहीं रही होती। तुम खुद से राय बना रही हो मगर जिससे बात करनी चाहिए उसे छोड़कर आ गई। छोड़कर तो मैं जाऊंगी। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ उससे। मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना अब। वो औरत आन्या को देखती है, फिर उसके आंसुओं को देखकर बोली, रिश्ता नहीं रखना होता तो उसके लिए आंसू नहीं बहाती। तुम उसके लिए ही बनी हो। जाओ उसके पास, जाकर उससे सवाल का जवाब मांगो, क्यों किया उसने ऐसा। आन्या उस औरत के चेहरे को गौर से देखने लगती है। फिर सामने ट्रेन की तरफ देखने लगती है। ट्रेन अपने नियमित समय से 10 मिनट की देरी पर रवाना होगी। आन्या के कानों में अनाउंसमेंट की आवाज गूंज रही थी। अब आगे, रात का वक्त, मुंबई की सड़कें। भाभी आप कहाँ पर हो? प्लीज एक बार वापस आ जाओ। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? जरूरी नहीं जो आपने देखा सब सच हो। जीवन सड़क पर आन्या की तलाश कर रहा था। वो अपनी कार को हर जगह पर लेकर जा रहा था जहां पर उसे लग रहा था कि आन्या यहाँ होगी। लेकिन इतने बड़े मुंबई शहर में किसी एक इंसान को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ जितनी भीड़ होती है उतनी ही ज्यादा गुमनामी भी होती है। किसी का पता लगाना सबसे मुश्किल काम है यहाँ। उस पर रात का वक्त। वैसे तो कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं है, हमेशा जागती रहती हैं। तभी जीवन में अपना मोबाइल निकालकर राघव को कॉल किया। राघव कॉल पिकअप करता है। जीवन तुरंत बोल पड़ा, तुम्हें भाभी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक मैंने अपने ऑफिसर्स शहर में हर तरफ लगा दिया है, अभी कहीं नहीं गई होगी। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में इंसान कहीं नहीं जाता, बस ठहर जाता है क्योंकि उसे खुद को संभालने का मौका चाहिए होता है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ राघव, लेकिन यार भाभी बहुत इमोशनल है। उन्होंने अपना सब कुछ खोया है। अगर उन्होंने कुछ स्टेप ले लिया तो जाएगा। जब अर्नव को होश आएगा तब मैं क्या जवाब दूंगा उसे? राघव उसे समझाते हुए बोला, फिक्र मत करो भाभी, कहीं नहीं जाएंगी, वापस मिल जाएगी। इसके बाद जीवन में कॉल कट कर दिया, लेकिन इस वक्त उसे वापस किसी का कॉल आता है। उसने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो किसी अननोन का कॉल था। वो बिना किसी देरी के झट से कॉल उठा लेता है क्योंकि उसे लगा शायद आन्या का कॉल होगा। हेलो जीवन। जीवन बिना किसी देरी के समझ जाता है कि यह आवाज आन्या की है। वो बोला, भाभी आप कहाँ है? मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास मोबाइल नहीं है, दिन में अर्नव ने तोड़ दिया था। जीवन आगे कहता है, भाभी कोई बात नहीं, आप मुझे अभी बताइए कि आप कहाँ पर हो, मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। आन्या बोली, नहीं तुम अभी अर्नव के पास रहो, मैं आ जाऊंगी।
भाभी मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए और आप अब कुछ भी नहीं कहेगी। आप बिना बताए कैसे जा सकती हैं? आपको पता है अगर अर्नव होश में आएगा तो कितना गुस्सा करेगा। होश में? हाँ भाभी, वो बेहोश है। अनायरा ने उसे शायद कोई ड्रग दी थी जिसकी वजह से उसे बेहोशी छा गई और उसने आपको जानबूझकर यह सब दिखाया। वो ये सब क्यों करेगी? उसे ये सब करके क्या मिलेगा? उसे जो चाहिए था उसने ले लिया है। नहीं भाभी, वो अर्नव से उसके परिवार को अलग करना चाहती है। शायद वो ये सब इसलिए कर रही है, लेकिन आपने तो एक बार अर्नव से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। जीवन तुम नहीं समझ रहे हो। अगर तुम्हारे सामने भी तुम्हारी मोहब्बत किसी और की बाहों में होती तो तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन मैं तुम्हारी बात को भी मान लेती हूँ। मैं आ रही हूँ घर पर और मैं अर्नव से सब कुछ पूछना चाहती हूँ। जीवन उसके पीछे ट्रेन के इंजन की आवाज सुन सकता था। उसे पता चल गया कि आन्या इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर है। उसने अपनी गाड़ी को उस ओर घुमा दिया। वो आन्या को अपनी बातों में लगाए हुए था ताकि वो कॉल कट ना करे। जीवन आन्या को ना तो अकेला छोड़ना चाहता था और ना ही उसे घर पर अकेले जाने देना चाहता था। जीवन कुछ ही देर में रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। उसने आन्या से उसकी लोकेशन पता की और उसके बाद वो आन्या को लेकर घर आ गया। जब आन्या जीवन के साथ घर पहुंची तो सभी को राहत की सांस आती है। जीवन ने राघव को भी कॉल करके बता दिया कि उसे आन्या मिल गई है। कहाँ चली गई थी तुम? और यह सब क्या है जीवन, क्या तुम बताओगे? आजीविका आन्या के पास आकर बोली। फिर उसने जीवन से भी सवाल किया। वही जीवन आजीविका को देखा है और बोलता है मॉम कहाँ है? अपने रूम में जाकर सो गई। मैंने उनको कहाँ रेस्ट करने को काफी परेशान थी। जीवन वही हाल में सोफे पर बैठ गया। वो अपना सर सोफे पर सटाकर बोला, जितना सोचा था अनायरा उससे ज्यादा खतरनाक है। आजीविका कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, क्यों ऐसा क्या कर दिया उसने और तुम इस वक्त क्यों कर रहे हो? क्या भाई की यह हालत उसने की है? जीवन ने आन्या को देखा जो चुपचाप खामोशी से फ्लो को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन उसकी पैरों का अंगूठा फ्लो पर रगड़ रहा था। जीवन ने आजीविका को देखा और फिर वही टेबल पर रखा हुआ पानी देने का इशारा किया। आजीविका ने चुपचाप अपनी उठाकर उसको दे दिया। जीवन ने पानी का गिलास आन्या को देते हुए कहा, भाभी आप पानी पी लीजिए और रेस्ट करिए। आन्या जीवन की तरफ देखती है और फिर पानी की गिलास की तरफ देखकर बोलती है, रेस्ट? मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, मुझे आप अपने सवालों का जवाब चाहिए। जीवन वापस पानी का गिलास टेबल पर रखने को आजीविका को कहता है। उसने आजीविका से कहा, भाभी के पास रहो, मैं अर्नव को देखकर आ रहा हूँ। आजीविका चुपचाप गर्दन हिलाकर उसकी तरफ देखने लगती है। जीवन वहां से अर्नव के रूम की तरफ चला गया। आजीविका आन्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, कहाँ गई थी तुम और भाई ने क्या किया है? सच सच बताओगी मुझे? आन्या उसके चेहरे की तरफ देखती है। आन्या अपने आंसुओं को छुपा नहीं पा रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा आजीविका के कंधे पर रख दिया और जोर जोर से रोने लगी। आजीविका उसे इस तरह रोते हुए देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ आन्या, तुम ठीक तो हो? रो क्यों रही हो यार? मुझे डर लग रहा है, बताओ सब कुछ सच। आन्या ने आजीविका को सारा सच बता दिया। आजीविका ये सब जानकर हैरान थी, लेकिन उसे यही लग रहा था कि अर्नव ने ये सब नहीं किया है, क्योंकि उसने सच में देखा था जब से आन्या अर्नव की जिंदगी में आई थी और जो पूरी तरीके से बदल गया था। अर्नव जिस काम के लिए लड़कियों की तलाश करता था, शायद उसे अब तलाश करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जरूरी तो नहीं आन्या जो तुमने देखा सच हो। जीवन की बात सच हो सकती है।
अनायरा हमारी फैमिली के पीछे कैसे पड़ी है तुम अच्छी तरह जानती हो। उसने ये जानबूझकर किया होगा ताकि तुम्हें दिखा सके और तुम्हें यकीन दिला सके कि भाई तुम्हें धोखा दे रहे हैं, जबकि यह सच नहीं है। भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम जानती हो। आन्या आजीविका की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ और इसलिए वापस आ गई, वरना मैं अब तक यहाँ से जा चुकी होती। मैं जानती हूँ कि मेरे अर्नब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके मुंह से जब तक सुन नहीं लेती कि सच क्या है, मैं तब तक किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मैं उन्हें किसी और लड़की की बाहों में देखा तो मैं तुम्हें बात नहीं सकती मैं कैसा महसूस कर रही थी। आन्या इतना कहकर वापस से रोने लगी। तब आजीविका ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि भाई कभी यह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाया है। अगली सुबह अर्नव तो होश आया तो उसे पुरानी सारी बातें भी याद आ जाती है। अर्नव को पता चला कि अनार को गिरफ्तार कर लिया गया है और यह भी साबित हो गया कि अनायराल अपने भाई की तरह एक अंडरवर्ल्ड डॉन थी। हालांकि अर्नव के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। राघव को तो अर्नव का सच पता था, इसलिए उसे खिलाफ जितने भी सबूत थे राघव ने उन सभी को दबा दिया था। आन्या ने अर्नव का जो कुछ भी छीना था वो भी उसे वापस मिल गया था, लेकिन उसके सामने अब आन्या के सवाल थे। अर्नव अभी तक राघव के अपार्टमेंट में ही था और अर्नव बेड पर बैठा हुआ था। तभी आन्या वहां पर आती है। आन्या को देखकर अर्नव अपनी बाहों फ्लैट हुए कहता है, हमें अपना सब कुछ वापस मिल गया है एंजल। वहीं आन्या जो उसे देख रही थी, लेकिन दूर से दरवाजे के पास खड़ी आन्या जिसके मन में काफी सारे सवाल थे, उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, अनायरा के साथ सोकर। अर्नव अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे देखकर बोलता है, नहीं एंजल ये सच नहीं है, तुमने जो कुछ भी देखा सच नहीं था, मैं उसके पास नहीं सोया था। तो क्या वो खुद अगर आपके पास हो गई या फिर उसने आपको बेहोश किया और फिर आपका फायदा उठाया? हाँ, उसने तुम्हारी आंखों में धूल डालने के लिए ये सब किया था। वो हमारे रिश्ते को खत्म करना चाहते थे। आन्या अर्नव के पास आकर बैठ गई। उसने अर्नव के हाथ को अपनी हथेली में दबाकर बंद कर लिया। अर्नव भी उसका स्पर्श पाकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अनायरा नाम की धूल जो उसके जिस्म को गंदा कर रही थी। आन्या के छूने से सारी गंदी धूल उसके बदन से निकल गई है। आन्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अब मैं आपसे जो भी पूछूंगी उसका आप सच जवाब दोगे। क्या मैं आज तक तुमसे कुछ छुपाया है? मैं कुछ नहीं छुपाता, तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ सकती हो। आन्या आपको देखते हुए कहती है, क्या आप अपनी मर्जी से अनार के पास गए थे? अर्नव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मैं अपना सब कुछ उसे वापस लेना चाहता था और मैं उसके बारे में जानना चाहता था। मैं उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके पास गया था। लेकिन उसने तो कहा था कि आपको उसके साथ एक रात बितानी है, तो फिर आप उसकी बात मान गए। अर्नव कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हाँ मैं मान गया था। यह उसने पहले आपसे कहा था, आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, क्या ये सही था अर्नव? अर्नव के पास उसके बाद का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली, फिर कुछ देर खामोश रहकर बोला, अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम मुझे कभी यह करने नहीं देती। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही आंसू अर्नव की हथेली पर भी गिर गए थे और ना उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को साफ करने की कोशिश करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है एंजल, मेरा यकीन करो। यकीन कैसे करूं? मेरे बस में नहीं है। अब मैं जो भी सवाल आपसे पूछना चाहती थी आपने उनके वही जवाब दिए जो मैं सुना नहीं चाहती थी। लेकिन आन्या तुमने सिर्फ अपनी बातें सुनी हैं, मेरी बातें तो कहने का मौका ही नहीं मिला। अनायरा ने मुझे जो कहा मैंने किया, लेकिन मैं उसके साथ सोया नहीं था। लेकिन आपने उसके साथ सोने का वादा किया था और फिर नशे में आप दोनों एक दूसरे के करीब
अर्नव उसके पास आकर उसके कंधे अपने हाथों से पकड़कर बोला, लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख रही कि उसने मेरे साथ धोखा किया था? आन्या कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसने अर्नव के हाथ को अपने कंधे से हटा दिया और उसके बाद से उठकर खड़ी हो गई। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, सिंघानिया मेंशन जाने का वक्त हो गया है। अर्नव आन्या को समझाना चाहता था, लेकिन वो अर्नव का जवाब सुने बिना ही वहां से चली जाती है। अर्नव को अपना सब कुछ तो वापस मिल गया था, लेकिन आन्या के दिल में जो जगह थी वो उसके लिए बदल गई थी। अर्नव आन्या के सामने सब कुछ सच्चाई रखना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि वो आन्या को अनायरा के पास लेकर जाएगा और फिर उसे बताया, अनायरा के मुंह से सच्चाई बताएगा। उसे बताएगा कि वो जो कुछ भी सोच रही है गलत है। अभी तक आपने पढ़ा। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वही आंसू अर्नव की हथेली पर भी गिर गए थे और ना उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उसके आंसुओं को साफ करने की कोशिश करते हुए कहता है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया है एंजल, मेरा यकीन करो। यकीन कैसे करूं, मेरे बस में नहीं है। अब मैं जो भी सवाल आपसे पूछना चाहती थी आपने उनके वही जवाब दिए जो मैं सुना नहीं चाहती थी। लेकिन आन्या, तुमने सिर्फ अपनी बातें सुनी हैं, मेरी बातें तो कहने का मौका ही नहीं मिला। अनायरा ने मुझे जो कहा मैंने किया, लेकिन मैं उसके साथ सोया नहीं था। लेकिन आपने उसके साथ सोने का वादा किया था और फिर नशे में आप दोनों एक दूसरे के करीब। अर्नव उसके पास आकर उसके कंधे अपने हाथों से पकड़कर बोला, लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख रही कि उसने मेरे साथ धोखा किया था? आन्या कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसने अर्नव के हाथ को अपने कंधे से हटा दिया और उसके बाद से उठकर खड़ी हो गई। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, सिंघानिया मेंशन जाने का वक्त हो गया है। अर्नव आन्या को समझाना चाहता था, लेकिन वो अर्नव का जवाब सुने बिना ही वहां से चली जाती है। अर्नव को अपना सब कुछ तो वापस मिल गया था, लेकिन आन्या के दिल में जो जगह थी वो उसके लिए बदल गई थी। अर्नव आन्या के सामने सब कुछ सच्चाई रखना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि वो आन्या को अनायरा के पास लेकर जाएगा और फिर उसे बताया, अनायरा के मुंह से सच्चाई बताएगा। उसे बताएगा कि वो जो कुछ भी सोच रही है गलत है। अब आगे 2 दिन बाद सिंघानिया हाउस। अर्नव, हमने भाभी को हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रही, क्या तुम्हारी उनके साथ दोबारा कोई बहस हो गई थी? अर्नव अपने ऑफिस के केबिन में कुछ काम कर रहा था। तभी सामने खड़े जीवन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज आन्या को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चली थी। अर्नव आन्या को ढूंढने के लिए हर कोशिश कर रहा था। उसे जाने से पहले अपने सिरहाने के पास में आन्या का छोड़ा हुआ एक लेटर मिला था, जिसमें उसने लिखा था कि अर्नव, मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इसके अलावा अर्नव को आन्या के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। आन्या कहाँ है, कहाँ गई है और क्यों चली गई? अर्नव ने तो उसे सब कुछ बता दिया था। अर्नव को बहुत बुरा लग रहा था और उतना ही ज्यादा उसका दिल तड़प रहा था। उसे अपनी एंजल को वापस अपने पास बुलाना था, लेकिन उसके बुलाने की सारी कोशिश है नाकाम हो रही थी। अर्नव जो अपना काम कर रहा था, उसने इस वक्त सारे पेपर से नीचे फेंक दिया और गुस्से से उठकर अपनी चेयर को एक तरफ धक्का मार दिया। जीवन जो उसके गुस्से को देख रहा था, उसने अर्नव को शांत करते हुए कहा, अर्नव, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अर्नव जीवन के पास आकर उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मुझे मेरी एंजल वापस मेरे पास चाहिए। उसे मैंने सब कुछ बताया था, तो फिर मुझे छोड़कर क्यों गई? मैं पागल हो रहा हूँ जीवन, क्या तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही? जीवन अर्नव को गौर से देखा है। उसकी आंखें जो बिना सोए हुए 2 रातों से जाग रही थी, लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, बस गुस्सा था और आन्या को वापस अपने पास बुलाने का जुनून सवार था।
जीवन अच्छी तरह जानता था कि जब तक अन्य उसके पास लौटकर नहीं आएगी तब तक अर्नव शांत से ना तो बैठेगा और ना ही किसी को बैठने देगा। तुम ही नहीं सब परेशान हैं मॉम डैड। अज्जू मैं सबको समझा रहा हूँ लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं राघव के ऑफिसर्स और राघव को इस काम पर लगाया है, यहाँ तक कि हमारे आदमियों को भी लगा दिया है। तो फिर मेरी एंजल मिल क्यों नहीं रही? कहाँ गई? जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया? इतना बड़ा शहर है और हमारे इतने आदमी हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हें अभी तक एंजल का पता नहीं मिली। मैं नहीं जानता जीवन, अगर तुमने मुझे मेरी एंजल वापस लाकर नहीं दी तो अर्नव कितना कहते हुए गुस्से से वही टेबल पर रखे हुए सारे सामान को नीचे फेंक देता है और फिर खुद भी घुटनों के बाल फ्लो पर बैठ जाता है। जीवन उसकी यह हालत देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे और अर्नव अपनी आन्या के लिए तड़प रहा था। एंजल प्लीज वापस आ जाओ। एंजल मैंने तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। काश, काश कि मैं भाभी को उसे दिन अपने साथ लेकर ना गया होता तो ये सब नहीं होता। तुम्हें अनायरा के साथ देखने के बाद वो टूट गई थी और फिर जब तुमने कहा कि तुम अपनी मर्जी से उसके करीब गए थे तो 2 दिन से अर्नव अपनी आन्या को ढूंढने में इस कदर पागल हो गया था कि उसे कुछ और चीज का ख्याल ही नहीं था। उसे यह नहीं लग रहा था कि वो जिंदा है, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके पास सिर्फ जिस्म बचा है और उसकी आत्मा को आन्या अपने साथ ले गई। जीवन अर्नव को संभालता है और उसे अपने केबिन में लाकर बैठता है। उसने अर्नव की केबिन को दोबारा साफ करवाया, सब चीजों को सही से रखवाया और जो टूट गया था उनको वहां से बाहर निकलवा दिया। जीवन अपने केबिन से बाहर आकर राघव को कॉल करता है। राघव से भी यही बात हो रही थी लेकिन राघव को भी आन्या के बारे में कुछ बात नहीं था। जीवन ने रेलवे स्टेशन भी देखा, एयरपोर्ट पर देखा और बस स्टैंड भी देखा लेकिन कहीं पर भी आन्या नहीं थी। यहाँ तक कि उसकी तस्वीरें के जरिए भी उसे शहर में ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। जीवन कॉल कट होने के बाद वापस अपने केबिन की तरफ देखा है। उसने अंदर बैठे हुए अर्नव को देखा और फिर कांच पर अपना हाथ रखते हुए बोला, भाभी क्यों चली गई आप? आपको अर्नव को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आपको लेकर जो पागलपन इसके अंदर सोया हुआ था अब जाग जाएगा। अर्नव की सिर्फ मोहब्बत अच्छी है, आपने इसका जुनून नहीं देखा। दूसरी तरफ मुंबई से निकलकर दिल्ली एयरपोर्ट पर आन्या एक बुजुर्ग औरत के साथ बैठी हुई थी। यह औरत काफी मॉडल लग रही थी और दिल्ली की फ्लाइट में बैठकर न्यूयॉर्क के लिए जा रही थी। आन्या ने भी अपनी यही की टिकट करवाई थी लेकिन वहां जाकर यह क्या करेगी उसे नहीं पता था। लेकिन आन्या अब इंडिया में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि इंडिया में रहेगी तो एक न एक दिन उसे वापस ढूंढ लेगा। बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम काफी परेशान हो, इसलिए तुम्हारी खूबसूरती ठीक ही लग रही है। आन्या के पास बैठी उसे औरत ने आन्या को देखते हुए कहा। आनन्या के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने उसे औरत की तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखा और कहा, मुझे खूबसूरत नहीं लगना क्योंकि जिसके लिए मुझे खूबसूरत लगना था उसने ही मुझे। आन्या की बात सुनकर उस औरत ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे पति ने तुमको धोखा दिया होगा, किसी और औरत के साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का फैसला लिया होगा इसलिए तुम उसे छोड़कर आ गई। यही बात है ना, इस देश में ज्यादातर औरतों के साथ यही होता है। आन्या अब उनकी इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती, चुपचाप सामने की तरफ देखती रहती है। तुम जहाँ जा रही हो क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? क्या करोगी वहाँ जाकर? आन्या को याद आता है कि पहले जब अपने गांव से भागकर मुंबई से शहर में आई थी तब भी किसी औरत की शिकार बन गई थी लेकिन उस औरत ने उसके साथ क्या किया था। लेकिन अब आन्या दोबारा ये सब नहीं दोहराना चाहती थी इसलिए उठकर किसी दूसरी सीट पर जाकर बैठने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपने 2 कदम आगे बढ़े तभी उसे लगा कि जैसे उसका सिर भारी हो रहा है, उसे अपने सामने सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था।
उसका सर गोल गोल घूमने लगता है और आन्या अगले ही पल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। औरत जो आन्या को देख रही थी तुरंत दौड़कर उसके पास आती है और वहां से गुजर रही बाकी भीड़ भी आन्या को घेर लेती है। औरत आन्या के पास आकर उसके सर को अपनी गोद में रखते हुए बोलती है, बेटा क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो। एक दूसरी औरत उसके चेहरे पर पानी डाल रही थी। तभी उस औरत ने जो आन्या को जगाने की कोशिश कर रही थी उसने आन्या की नब्ज चेक की और फिर उसे इस तरह चेक कर रही थी जैसे उसे मेडिकल का काफी ज्ञान है। अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए आन्या के चेहरे की तरफ देखा। आन्या भी पानी के छूटे गिरने की वजह से होश में आ जाती है। आन्या अपने चारों तरफ देखा तो भीड़ में अपने आप को देखकर घबरा जाती है। तभी पास में बैठी हुई औरत ने उस अपने गले से लगा लिया और उसके माथे पर सहलाते हुए बोलती है, तुम बेहोश हो गई थी बेटा। मैं बेहोश। आन्या उनसे दूर हटते हुए उनके चेहरे को देखकर बोलती है तो उसे औरत ने आन्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। आन्या जैसे ही यह सुनती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो तुरंत अपने पेट पर अपना हाथ रखते हुए उस औरत की तरफ देखने लगती है। मैंने अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं यह नहीं हो सकता। हाँ बेटा तुम माँ बनने वाली हो, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है। और अपने आन्या के बालों पर अपने हाथ फेर दिया था। उस औरत के चेहरे पर खुशी थी। वैसे तो उसे उदास होना चाहिए था क्योंकि उसे पता था कि आन्या अपने पति से दूर है, लेकिन उसने आन्या को समझाकर कहा, मैं जानती हूँ कि अभी तुम इस बच्चे के लिए शायद तैयार नहीं है, लेकिन यह इस दुनिया में आना चाहता है जिसे हम रोक वही सकते हैं। आन्या भी इस फैसले को स्वीकार कर लेती है, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, मैं इस बच्चे को अपने दम पर डालूंगी, इसे कभी भी अपनों के पास नहीं जाने दूंगी। ये सिर्फ मेरा बच्चा होगा। 5 साल बाद 5 साल में मुंबई की दुनिया काफी ज्यादा बदल गई थी। हर तरफ भीड़ थी और ट्रैफिक का तो हाल बहुत बुरा था, लेकिन मुंबई पहले से ज्यादा व्यस्त लग रही थी। हर जगह भीड़ दोगुनी हो गई थी। वैसे तो कहते हैं कि किसी की जाने से जिंदगी नहीं बदलता है, जिंदगी नहीं बदलती में जिंदगी जीने के मायने बदल जाते हैं। सिंघानिया हाउस। जीवन जाओ अर्नव को बुला लाओ, मैंने सभी का ब्रेकफास्ट लगा दिया है। और तुम्हारी आलसी पत्नी उसे भी उठाओ, कब तक सोती रहेगी। कहने को तो मेरी बेटी है, लेकिन उसका उठने का वक्त है भगवान। हाँ 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। सिंघानिया हाउस में जीवन और आजीविका की शादी हो चुकी है। आजीविका पहले से ज्यादा आलसी हो चुकी है, लेकिन एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बन गई है। कौशल्या जी को भी चश्मा लग चुका है और कौशल्या जी अब अपने पूजा पाठ में ज्यादा व्यस्त रहने लगी है। उनको लगता है कि जिंदगी के आखिरी दिनों में भगवान को याद करना ठीक है, लेकिन जीवन और अर्नव कभी भी नहीं चाहते कि इतनी जल्दी उनकी प्यारी मॉम उनसे दूर हो जाए। वैसे तो आजीविका भी यह सब नहीं चाहती है, लेकिन उसका आलस और सुबह सुबह के कौशल्या जी के ताने उसकी नींद को भंग करने के लिए काफी है। मगर आजीविका भी काफी जिद्दी है। अपने कान पर दूसरा पिलो रखकर वापस हो गई। पंकज जी अपनी हेल्थ पर अब ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि अब उनका घर में दांतों के लिए 3-3 लोग हैं। अगर उन्होंने अपने हेल्थ को लेकर जरा भी ध्यान नहीं दिया तो अर्नव, जीवन और आजीविका तीनों उनकी क्लास लेने वाले हैं। मॉम, मैं आपको अर्नव का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को उठाना जरूर जा रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि सुबह सुबह उसे उठाने का नतीजा क्या होता है? हाँ पता है, पिछले जन्म में कुंभकर्ण थी, तभी अभी तक सोती रहती है। 10 बजे बज रहे हैं, उसे बताओ कि उसे काम पर भी जाना है। बस भी करो लेडी बॉस, कितना चिल्लाती हो। मैं उठ गई हूँ और आपकी यह ताने मुझे नहीं लगता मुझे सोने देंगे। आजीविका अंगड़ाई लेते हुए अपने रूम से बाहर आकर चिल्लाकर बोली। कौशल जी जीवन की तरफ देखती है। कौशल्या जी उसे देखकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, महारानी आप उठ गई, आपने हम पर एहसान किया। आजीविका कौशल्या जी की बात सुन मुंह बना लेती है।
जीवन हैरानी से मुंह खोले आजीविका को देखकर कहता है, बेबी तुम इतनी जल्दी जाग गई, ऐसे कैसे चलेगा, मतलब तुम्हें अभी तो और सोना चाहिए था, मैं तुम्हें प्यार से जगाने आने वाला था। तो तुम ये बात अपनी सासू माँ को समझाओ जो मुझे हर वक्त ताने मारकर उठाने का काम करती है। यार मैं रात भर इतना काम करती हूँ, थक जाती हूँ तो सोती रहती हूँ। जीवन दौड़कर उसके पास आता है और फिर उसके माथे को चूमते हुए उसे गुड मॉर्निंग किस करके कहता है, मॉम तुम्हारे भले के लिए कहती है, अगर तुम रात को इतना न जागे, टाइम से सो जाओ मेरी बात मानकर, तो कितना अच्छा रहेगा। कौशल्या जी बड़बड़ा कर किचन की तरफ जाती है और निर्मला जी को ब्रेकफास्ट टेबल पर लगवाने का ऑर्डर देती है। आजीविका अपने ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए चली जाती है। उसने भी अपनी टेक्सटाइल कंपनी को ली थी जिसमें मॉडल के लिए कपड़े बनाए जाते थे और बड़े बड़े फोटोशूट किए जाते थे। आज के समय में एजे टेक्सटाइल कंपनी इंडिया की टॉप कंपनियों में से एक बन गई थी। जीवन कौशल्या जी के ऑर्डर के मुताबिक जाकर रूम अब काफी ज्यादा बदल गया था। उसने अपने रूम के बाहर 2 नॉट डिस्टर्ब की प्लेट लगाई हुई थी। यह प्लेट हमेशा रहती थी और साथ ही अब रूम में इंटर करने से पहले नॉक करना जरूरी था। अर्नव ने अंदर आने की परमिशन दी तो जीवन दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। उसने देखा जो इस वक्त दीवार के पास खड़ा था और दीवार पर लगी हुई तस्वीर पर अपना हाथ फेर रहा था। आन्या अर्नव के मुंह से अब इतना ही निकलता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। जीवन जब अर्नव के रूप में इंटर करता है तो उसमें सामने खड़े अर्नव को देखा जो एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा था। ये तस्वीर आन्या की थी और अर्नव इस तस्वीर को बड़े ही प्यार से देख रहा था। वैसे तो 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन अर्नव के दिल में आन्या की जगह बिल्कुल नहीं बदली थी। उसके दिमाग में अभी भी आन्या का ही ख्याल था और दिल में आन्या को लेकर बेहद मोहब्बत। उसने काफी कोशिश की थी आन्या को हर जगह ढूंढने की, लेकिन उसे आन्या कहीं पर भी नहीं मिली थी। लेकिन उसे यकीन था कि एक न एक दिन तो आन्या को वापस ढूंढ ही लेगा। मगर उसने आन्या को अपने दिमाग में इस कदर बसाया हुआ था कि अपने पूरे रूम में उसकी और आन्या की तस्वीर थी। एक बड़ी सी तस्वीर जिसको देखकर हर सुबह अर्नव उससे बातें करता, उसे अपने पूरे दिन का हाल रात को आकर बताता। उसका पागलपन, उसका प्यार आन्या के लिए वक्त के साथ बहुत बढ़ गया था। पता है आज तुम्हें मुझसे दूर हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम हर पल तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम हकीकत में वापस एक दिन मेरे सामने होगी और उस दिन मैं तुम्हें उतनी ही शिद्दत से देखूंगा जितनी शिद्दत से आज मैं तुम्हारी तस्वीर को देख रहा हूँ। अर्नव इतना कहते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। आन्या की तस्वीर बहुत खूबसूरत थी। ये तस्वीर वही थी जब अर्नव ने शादी के वक्त उसे चोरी छुपके तस्वीर ले ली थी और उनमें से ही एक हंसती हुई तस्वीर अर्नव के सामने थी। जीवन हल्के से खांसते हुए अर्नव से बोलता है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इतनी देर से भाभी से बातें करके थक गए होंगे तुम। अर्नव उसकी आवाज सुनकर पलटकर देखता है तो जीवन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने जीवन को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं 2 काम करते हुए कभी नहीं सकता। तभी जीवन बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, भाभी से तुम बातें करते हुए कभी ना तो थक सकते हो और ना कभी बोर हो सकते हो। अर्नव मुस्कुराते हुए अपने बेड पर आकर बैठ जाता है। उसने जूते पहने तभी जीवन उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने अर्नव को देखते हुए कहा, नीचे मॉम तुमको बुला रही है, नाश्ता लग गया है, आ जाओ। अर्नव ने उसकी तरफ देखा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन पहले मेरी दवाई तो दो वरना मुझे डांट पड़ेगी। जीवन अपनी गर्दन हिलाकर वही टेबल पर रखी हुई कुछ दवायां उठाकर अर्नव को देता है। अर्नव दवायां को खा रहा था।
तभी जीवन उदास होकर कहता है, भाभी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ आज भी, लेकिन क्यों लग रहा है जैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने तो अपनी हेल्थ को इतना खराब कर लिया है भाभी, जब तुम्हें इस हाल देखेगी तब। अर्नव उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे ऐसे देखकर वो शायद खुश होगी, मैंने उसका दिल दुखाया था, लेकिन जब उसे एक नज़र देखूंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, अब मैं 30 साल का हो चुका हूँ ना। जीवन उसके पीठ पर मुक्का मारते हुए कहता है, अगर तुम बूढ़े हो गए हो तो मैं तुमसे डबल बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत बकवास हो गई तुम्हारी, चलो अब नीचे चुपचाप। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क अमेरिका, एक बेहद खूबसूरत घर जो बाहर से जितना खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी था। वही उसे घर के अंदर काफी सामान उथल पुथल करके फेंका हुआ था। एक बच्ची जिसने दो प्यारी बेबी पोनीटेल बनाई हुई थी। उसकी आंखें बड़ी ही प्यारी थी। उसका चेहरा उतना ही क्यूट और उम्र यही कोई 4 साल। दिखने में इतनी प्यारी कि कोई भी देखे तो उसे देखा ही रह जाए। आद्या, रुक जाओ बेटा, कहाँ जा रही हो, प्लीज बताइए, खा लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए है। नहीं मम्मा, अच्छा बोल बोल के लोज लोज आप ये कड़वा खाना खिला देते हो। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। बेटा प्लीज मम्मा को ऐसे नहीं दौड़ाते हैं, देखो ना उनको कितना काम करना है और फिर ऑफिस भी तो जाना है। उस बच्ची के पीछे भागती हुई आन्या बोली। वही आद्या, आन्या की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आन्या ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कटोरी को वहीं पर रख दिया और अपने दुपट्टे को अपने कमर पर बांधते हुए दूसरी तरफ से भागकर आद्या के पास जाती है। आद्या अपने नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ रही थी। तभी आने सामने आकर उसको तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उसे हवा में गोल गोल घूमते हुए बोली, बहुत बदमाश हो गई हो तुम, मम्मा को परेशान करती हो। आद्या आन्या को देखकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंसते हुए बोलती है, मम्मा यो आले चितर चितर, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आन्या ने जैसे ही धोखा शब्द सुना तो आद्या को अपने चेहरे के सामने करते हुए उसे गौर से देखने लगी, फिर अचानक उसे अपने गले से लगा लिया। आन्या ने वैसे तो अपनी जिंदगी एक अलग तरीके से जी रही थी, लेकिन अर्नव की यादें अभी भी उसके दिमाग में थी। आद्या, आन्या को इस तरह अपने गले से लगाते हुए देखा तो छोटी सी बच्ची ने अपने छोटे छोटे हाथों से आन्या की पीठ को सहला दिया। तभी आन्या बोलती है, बच्चा आपको किसने ये शब्द बताया, ये गंदा शब्द है, ऐसे नहीं बोलते। आन्या की बात सुनकर आद्या बोली, माँ कल मैं वो टीवी देख रहा था तो उच्च में था। ओके बच्चा, अब दोबारा ये वर्ड यूज मत करना। आन्या ने उसे अपने चेहरे के सामने किया। आद्या बड़े ही गौर से उसका चेहरा देखने लगी, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, आपको गंदे डैडी की याद आ गई ना? रो नहीं, मैं हूं ना आपके पाछे, मैं गंदे डैडी को आपके पास नहीं आने दूंगी। आन्या आद्या को बड़े ही प्यार से देख रही थी। कहने को तो आद्या बहुत छोटी बच्ची थी, लेकिन उसकी बातों में बहुत समझदारी थी। आन्या आद्या के गालों को चूम लेती है, फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसे सोफे पर लाकर बैठाती है। चलो बेटा अब खाना खा लो, उसके बाद आपको किंडरगार्टन जाना है, वरना मिस मेरीना आपकी पीटी कर देगी। आन्या ने आद्या को गोद में बैठाकर उसके होंठों के पास बेबी फूड जिसमें सब्जियां और फ्रूट थे, उसके होठों पास लाते हुए कहा। मम्मा नहीं ना, आद्या मुंह बनाकर दूसरी तरफ मुंह फेरकर बोली। आन्या उसके चेहरे को देखकर सब होते हुए बोली, मतलब आप मेरी बात नहीं मानोगे बच्चा, देखो मम्मा रोने लग जाएगी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। आद्या ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो आन्या ने भी जानबूझकर रोनी शक्ल बना ली। नहीं आद्या मम्मा को नहीं रोने देगी, आद्या सब कड़वा खाना खा जाएगी। आद्या चुपचाप मुंह खोलकर खाना अपने मुंह के अंदर रख लिया।
आन्या ये देखकर आद्या को अपने नर्म होठों से चूम लेती है। वो पता नहीं सकती थी उसे अपनी बेटी की ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें देखकर उस पर कितना प्यार आता था। इसके बाद आन्या ने आद्या को तैयार किया, घर का सारा सामान सही किया और फिर आद्या को किंडरगार्टन में लेकर चली गई, जहां आद्या दिन भर मिस मरीना के साथ रहती हैं और उसके साथ बाकी दोस्त भी हैं। आन्या कहने को तो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अर्नव का रूप आद्या में दिखाई देता है। आद्या की आंखें बिल्कुल अर्नव की तरह है और उसका चेहरा आन्या की तरह। आन्या यहाँ पर एक छोटी सी कंपनी में काम करती है। ये कंपनी उस औरत के जान पहचान की है जिसके साथ आन्या न्यूयॉर्क आई थी। वही औरत जिसने एयरपोर्ट पर आन्या की मदद की थी। उस औरत ने पिछले 5 सालों से आन्या का और आद्या का बहुत ख्याल रखा है, लेकिन अभी वो अपनी बेटी से मिलने के लिए इंडिया वापस चली गई है। औरत जिनका नाम डॉक्टर ममता रायचंद है। ममता की वजह से आन्या को जॉब मिली और उसकी जिंदगी आद्या के साथ अच्छी चल रही थी। आन्या अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपने ऑफिस पहुंचती है और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। उसने अपना काम शुरू किया, अभी अपना लैपटॉप ओपन करके कुछ काम कर रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने देखा कि डॉक्टर ममता का कॉल है। आन्या ने कॉल पिकअप किया और बोली, आपको मुझे कॉल करने में बहुत टाइम लग गया डॉक्टर आंटी। तभी आन्या ने सामने से किसी लड़की की आवाज सुनी। आप आन्या बोल रही हैं? आन्या ने लड़की की आवाज सुनकर कहा, हाँ मैं आन्या बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन? लड़की बोली, मैं डॉक्टर ममता रायचंद की बेटी सुहाना बोल रही हूँ। आज सुबह ही मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है और अभी इस वक्त मॉम आईसीयू में है, बार बार आपको बुला रही है, प्लीज आप जल्दी से इंडिया आ जाएं, मॉम की तबीयत बहुत खराब है। लड़की रोते हुए बोल रही थी। आन्या ने जैसे ही सुना तो बिल्कुल हैरान हो गई। उसने कहा, लेकिन अचानक क्या हुआ डॉक्टर आंटी को? लड़की बोलती है, पता नहीं, बस तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज आन्या जल्दी से यहाँ आ जाओ, मॉम तुमसे बात करना चाहती है। मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा चुकी हूँ, 2 घंटे में तुम्हारी इंडिया के लिए फ्लाइट है। आन्या जहाँ वापस नहीं जाना चाहती थी, आज वहीं पर उसे वापस जाना पड़ रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा कि आद्या को अपने साथ लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि उसे डर था कि को गलती से अर्नव से उसका सामना ना हो जाए। लेकिन उस बेचारी छोटी सी बच्ची को कहां पर छोड़कर जाती। आन्या काफी देर तक खामोशी के बाद ठीक है बोलकर कॉल कट कर दिया और कंपनी के बॉस को भी इन्फॉर्म कर दिया। आन्या वहां से निकालकर वापस आद्या को किंडरगार्टन गई और उसे वहां से लेकर घर वापस आ गई। मम्मा हम किधर जा रहे हैं? आद्या आन्या को देखते ही ये बोलती है। बेटा हमें इंडिया जाना होगा। पर मम्मा वो तो अच्छी जगह नहीं है, वहां तो गंदे डैडी रहते हैं ना। बच्चा डॉक्टर आंटी की तबीयत खराब है, हमें जाना होगा। पर मम्मा मुझे वहां नहीं जाना, अगर गंदे डैडी ने हमें पकड़ लिया तो। आन्या आद्या की बात सुन उसके पास आई। वो आद्या को बेड से उठाते हुए उसके गाल को अपने हाथों में भरकर बोली, हाँ बेटा वो तो होंगे, लेकिन याद रखना दुनिया में कोई भी आदमी भरोसे के लायक नहीं होता है, इसलिए तुम्हें किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। नेवर ट्रस्ट एनीवन। आद्या ने आन्या की बात सुनकर गर्दन हिला दे और फिर उसके गले लगाते हुए बोली, ओके मम्मा जैसा आप बोलोगी आद्या वैसे ही करेगा। आन्या ने उसकी पीठ पर अपना हाथ फेर देती है और उसके चेहरे को चूमते हुए उसे कहती हैं, अच्छा मम्मा अपना सामान पैक कर ले, फिर हम निकलते हैं। आन्या वाले इतना कहा और वापस सामान पैक करने लगी। कुछ देर बाद उसे अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे ही आने नोटिफिकेशन देखा तो उसके फ्लाइट की टिकट थी। उसने नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ा तो हैरान हो गई। उसने अपने आप से कहा, न्यूयॉर्क टू मुंबई।